not a game, it's a rich thing. क्या चल रहा है यार? शायान ने थके हुए अंदाज में लैपटॉप पर मसरूफ वलीद से पूछा। तू क्यों इतना डल हो रहा है? वलीद ने एक नजर स्क्रीन से हटाकर इस पर डाली और अपने काम में मुनहमिक हो गया। बहन की वजह से डिस्टर्ब हूँ यार। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसकी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। रात करीबी क्लिनिक पर गुजारी है हमने। बीपी इतना हाई था कि रात पर डॉक्टर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ा। फजर के करीब घर वापस लाए हैं और अब ट्रैंक्विलाइजर के ज़रिए सर सो रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे सुधरेगा। वो वाकई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा यार। इन हालात में तेरा हौसले में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना घर वालों को कैसे संभालेगा? वलीद ने इसे दर्दी से समझाते हुए कहा। तू सही कह रहा है। शायान ने तस्लीम कर लिया और सर झटक कर बोला, मुझे छोड़, तू बता तू क्या कह रहा है? हाशिम का लाकट देखकर माथा ठनक गया। इसी हवाले से कुछ रिसर्च की है और कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं। मुझे मालूम है हाशिम ने जो लाकट पहन रखा था वो इन शैतानी अलामात में से है जो शैतान के पुजारी शैतान को खुश रखने के लिए पहनते हैं। मैं इस हवाले से खटका भी था, लेकिन फिर आप ही की परेशानी में बात जहन में निकल गई। वलीद के जिक्र छेड़ने पर इसे भी याद आ गया। हाशिम वाले मामले में बहुत गड़बड़ है यार। मुझे याद करना पड़ता है कि इसने अपनी कलाई पे सुर्ख धागा भी बांध रखा था और ये भी शैतान के पुजारियों की अलामत है। इसका गंदा संदा रहना और किसी मलंग से मिलना जुलना सब कुछ मशकूक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसने अपनी बहन का कत्ल शैतानी ताकतों को खुश करने के लिए किया है ताकि दौलत और ताकत के हसूल में कामयाब हो सके। हो सकता है यही बात हो। माशी अदम इस्तेहकाम बाज़ लोगों को जुर्म और गुनाह की तरफ ले जाता है। इसने वलीद के ख्याल की तायद की। मुझे एक और बात खटक रही है यार। मैंने तुमसे पहले भी इसका जिक्र किया था। वो क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना कि पुलिस के पास दर्ज तमाम FIR में अगवाशुदा बच्चों की उम्रें तकरीबन 11 दर्ज हैं। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि कबाला की कदीम तरीन किताबों में जादू के लिए जो कोडिंग दी गई है इसमें 10 का हिस्सा खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता था और 11 का हिस्सा शैतान के लिए। ये देखो यहाँ लिखा है। और अब 10 का हिस्से को स्किप करके 9 और 11 को इकट्ठा लिखा जाता है और ये एक शैतान की अलामत है। इसने अपने लैपटॉप का रुख मोड़कर स्क्रीन का रुख शायान की तरफ कर दिया। 9/11। शायान ने स्क्रीन की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और वो बेहूदी के आलम में बड़बड़ाया। ऐसा करते हुए इसकी रंगत बिल्कुल लट्ठे की तरह सफेद पड़ चुकी थी। क्या बात है शायान, सब ठीक तो है ना? वलीद से इसकी हालत में तब्दीली पोशीदा न रह सकी। ये उम्मे हानी की डेट ऑफ बर्थ है। इस सितंबर की 11 तारीख को वो पूरे 11 साल की हो जाएगी। इसने फंसी फंसी आवाज़ में वलीद को बताया। या मेरे खुदा, मैं दूसरे बच्चों के वालिदैन से भी इनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम करता हूँ। तेरे पास सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद है ना? इसके इंकिशाफ ने जहाँ वलीद को बौखला दिया था वहीं वो तेजी से हरकत में भी आ गया था। 15-20 मिनट के अंदर तमाम वालिदैन से बात करके अगवाशुदा बच्चों की तारीख पैदाइश मालूम कर चुका था और वो थी 9/11। यानी हर बच्चा तयशुदा मनसूबे के तहत अगवा किया गया है। किसी के भी अगवा के पीछे जाती दुश्मनी या हरकारी जैसे अनासिर मौजूद नहीं है। इन 6 के 6 बच्चों को किसी शैतानी पैरोकार ने अगवा किया है। हर बच्चे के नाम के आगे तारीख पैदाइश ने इन्हें उतल पथल करके रख दिया। यकीनन ये इनकी बेहतरीन मनसूबाबंदी थी जिसकी वजह से किसी बच्चे के अगवा का कोई क्लू नहीं मिला सिवाय उम्मे हानी के। शायान के चेहरे की रंगत अभी तक मामूल पर नहीं आ सकी थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ था कि आप भी इसे अकेले कहीं आने जाने नहीं देती थी। मजबूरन इन्हें इससे बाकायदा जाल फैलाकर अगवा करना पड़ा। वलीद ने हतमी नतीजा निकाला। इससे खौफनाक बात यह है कि 9/11 बिल्कुल सर पर खड़ी है और इस दिन उम्मे हानी समेत अगवाशुदा 6 के 6 बच्चे 11 साल के होने जा रहे हैं। शायान के लहजे में खौफ था। उठो और चलो मेरे साथ। वलीद ने एकदम अपनी जगह छोड़ दी और गाड़ी की चाबियां हाथ में लेता हुआ इस्तेमाल हुआ। लेकिन कहाँ? इंस्पेक्टर कामरान के पास। हाशिम, जो यकीनी तौर पर शैतान के किसी पुजारी से कांटेक्ट में रहा है, इसकी कस्टडी में है। इससे हमें कोई ना कोई ऐसा आइडिया मिल जाएगा जो हमें लोगों तक पहुंचा सकेगा। वलीद ने जल्दी से समझाया। कुछ ही देर में वो थाने में इंस्पेक्टर कामरान के रूबरू थे। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और इन्हें इशारे से बैठने को कहा। अजीब अहमक आदमी हो यार। मैंने तुमसे कहा था कि इस औरत के पीछे साए की तरह रहना है और मुझे इसकी एक एक हरकत की रिपोर्ट तैयार करके देनी है। और तुम मुझे बता रहे हो कि वो बहुत मजलूम और बेचारी औरत है जो हर इतवार कोई बात के लिए गिरजा जाती है और जिसकी जिंदगी का चिराग बस बुझने को है। वो फोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स से काफी तेज लहजे में मुखातिब हो रहा था। तुम दोबारा उसे खो चुके हो और ये समझने को तैयार नहीं हूं कि दोनों बार वो तुम्हें चकमा देकर गई है। कहाँ? ये हमारे फरिश्ते भी नहीं जानते। मुझे पूरा यकीन है कि इसे अपनी निगरानी का इल्म हो चुका होगा और ये जो गिरजा विरजा की कहानी है ना, ये उसने पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गढ़ी है। इस जैसों का इबादत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस बार फोन की तरफ दूसरे मौजूद शख्स को अच्छी तरह लताड़ने के बाद इसने मुश्किल से चंद सानिये के लिए इसकी बात सुनी और दोबारा गुस्से से बोला, मुझे कोई वजाहत कोई कहानी नहीं सुननी। जाओ और उसके खिलाफ सबूत ढूंढ कर लाओ। अपनी बात कहकर इसने गुस्से से कॉल काट दिया
और दोनों की तरफ मुतवज्जे होकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, हमारी नौकरी बड़ी खुआरी वाली है। अवाम समझते हैं कि हम कुछ करते नहीं और हम यहाँ बैठे जो लड़ रहे होते हैं ये उनको नजर नहीं आता। आप इस औरत को ही ले लीजिए, मुखबरी है कि ये लड़कियों की सप्लायर है, लेकिन साली के खिलाफ सबूत ही इकट्ठे नहीं हो रहे, ऊपर से इसके बड़े बड़े ऊंचे लोगों से ताल्लुकात हैं तो सीधा इस पर हाथ भी नहीं डाल सकते। अल्लाह आपकी मदद करे। हम इस वक्त आपके पास एक अहम काम से हैं। इन्हें इसी वक्त किसी खबर की तलाश नहीं थी, इसलिए औरत के बारे में जानने में दिलचस्पी ना ली और कामरान को अपनी आमद के मकसद और आप तक अहज करदा नताइज से आगाह करने लगे। मैं इनमें से किसी बात को रद्द नहीं कर सकता क्योंकि हाशिम के केस में भी कुछ ऐसे ही तकलीफ शुदा इंकिशाफ हुए हैं। कामरान ने बेहद संजीदगी से एतराफ़ किया। कैसे इंकिशाफात? वो दोनों पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। हाशिम के मोबाइल के फॉरेंसिक से मालूम हुआ है कि इसने अपनी बहन सोबिया को कत्ल करने से पहले और बाद में इसकी वीडियो बनाई और ये वीडियो किसी को भेजी थी, लेकिन वो नंबर हम यकीनी तौर पर ट्रेस नहीं कर सकते। खुदाया, इसका मतलब है इसने ये सब कुछ किसी के कहने पर किया। इसने इस सिलसिले में आपके सामने कोई एतराफ़ किया है? हाँ, इसे मानना पड़ा है कि वो किसी आमिल बाबा से राब्ते में था और दौलतमंद बनने के लिए वो इसके मशरूब पर अमल कर रहा था। इस आमिल के कहने पर ही इसने गंदा और नापाक रहना, नापाक चीज़ें खाना और अपने जिस्म पर शैतानी अलामात सजाना शुरू कर दिया था। हमें इसके एक बाजू पर शैतान आंख का टैटू भी खुदा हुआ मिला है। वो अक्सर अपनी उंगलियों का असर कर देता रहता है जैसे फिजा में कोई नक्श बना रहा हो। शैतान के सींग का नक्श। वलीद, जो इस बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुका था, बोल पड़ा, शायद ऐसा ही हो, लेकिन इसने जो इंकिशाफात किए हैं वो बहुत मकरूह हैं। इसका कहना है कि शैतान का कुर्ब हासिल करने के लिए, इसकी नज़र में अपना दर्जा बढ़ाने के लिए सारे गंदे कामों के साथ साथ वो अपनी बहन के साथ ज्यादती करने और इसका कत्ल करने पर भी आमादा हो गया था। इसे इन सारे गंदे कामों की वीडियो बनाकर एक नंबर पर भेजने की हिदायत मिली थी, लेकिन इसका कहना है जब इसने अपनी बहन का गिरबान फाड़ा तो अचानक इस पर हैरत तारी होगी और वो अपने इरादे पर अमल न कर सका, लेकिन जितना कर चुका था वो बहुत था। बहन को घर वापस ले जाता तो वो जुबान खोल देती, इसलिए गला घोटकर इसे नदी में फेंक दिया और वीडियो दिए गए नंबर पर भेज दी। इसे उम्मीद थी कि इतना करने पर भी इसके दर्जात में कुछ ना कुछ तो इजाफा होगा और शैतानी कुव्वतें इसे दौलतमंद बनाने में मदद करेंगी। और वो आमिल बाबा, इसके बारे में कुछ बताया है इसने? इंस्पेक्टर कामरान ने जो तफसीलात बताई वो तकलीफ दे तो थी, लेकिन गैर मुतवक्के नहीं थी। आमिल के बारे में वो कुछ नहीं बताता। ये कहता है कि वो हमेशा इसे सरे राह मिलता था और अगली हिदायत देकर गायब हो जाता था। इस आमिल को ढूंढना बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर साहब। वो एक लिंक है जिसके जरिए हम दूसरे शैतान सिर्फ लोगों तक पहुंच सकते हैं। शयान का बस ना चलता था कि कामरान किसी जादू के जोर से ये काम कर डाले। मैं इस सिलसिले में कोशिश करूंगा, लेकिन ख्याल है हमारे पास महदूद नफरी और वसाइल हैं जिन्हें हम मुकम्मल तौर पर एक साय की तलाश में नहीं झोंक सकते। आपको ऐसा करना होगा क्योंकि ये कम से कम 6 बच्चों की जिंदगी का मामला है। ये 6 जिंदगियां बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 9 सितंबर तक की मोहलत है। मेरा दिल कहता है कि इस दिन वो शैतान अपना कोई शैतानी खेल खेलने वाले हैं और हमें ऐसा करने से रोकना है। शयान इसी लम्हे बेहद जज्बाती हो गया और दोस्त देने वाले अंदाज में बोला, हो सकता है हमारी थ्योरी गलत हो और 9 सितंबर को ऐसा कुछ ना होने जा रहा हो जो हम सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी इस थ्योरी को मुकम्मल तौर पर रद्द भी नहीं किया जा सकता। एक ही तारीख पे दाइश रखने वाले एक ही उम्र के बच्चों को बगैर किसी वजह से अगवा किया जाना एक गैर मामूली बात है। आप इस सिलसिले में कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हाशिम से इस मलंग का हुलिया मालूम कर ले ताकि इसे तलाश किया जा सके। वलीद ने इंस्पेक्टर के चेहरे के बिगड़ते जाविये देखे तो शयान का हाथ थामकर इस पर दबाव डालते हुए मजीद बोलने से इसे रोका। खुद उससे मुहातिब हुआ। इससे कबल के कामरान इसकी बात के जवाब में कुछ कहता, बाहर एक हंगामा सा जाग गया। फिर एक घबराया हुआ सिपाही अंदर दाखिल हुआ। सर, इस हाशिम नामी लड़के ने हवालात में खुदकुशी कर ली है। इतला का सुनते ही कामरान लपक कर बाहर निकला। वो दोनों भी इसके पीछे थे। सुलाहों के पीछे जमीन पर पड़ा हाशिम अपने आखिरी सांसें ले रहा था। इसके पास ब्लेड जाने कहां से आया था, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत ये थी कि इसकी कलाई की तमाम रगें कट चुकी थी और उनसे बहने वाला खून सिर्फ इसकी जान नहीं लेकर गया था और अपने साथ इनकी आखिरी उम्मीद भी बहा कर ले गया था। अब वो एक बंद गली में खड़े थे। खुदा के लिए मुझे खोल दो वासिफ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो घंटों से बिस्तर पर एक ही जाविये से बंधी पड़ी थी और अब इसके लिए इसी तरह पड़े रहना एक आजार बन गया था। तकलीफ मुझे भी होती है तुम्हारी बातों से, लेकिन तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास क्यों होने लगा? तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोच सकती हो। वासिफ ने रूठेपन से इसे जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है वासिफ, मुझे अपनी गलती का एहसास उसी वक्त हो गया था, इसीलिए तो मैंने फौरन तुमसे माफ़ी मांग ली थी। वो इस बात को समझ चुकी थी कि वासिफ से लड़कर या ऐसे नाराज़ करके वो यहाँ से कभी निजात हासिल नहीं कर सके, इसलिए मसलहतन वो इन अल्फाज में बात करने की कोशिश कर रही थी जिनसे इसका गुस्सा कम हो जाए और वो इसे आज़ाद करने के लिए राज़ी हो जाए। हाली होरी ज़बान से सॉरी कर देने को मैं माफ़ी नहीं मानता। जब तुमने मुझे तकलीफ पहुँचाई है तो माफ़ी भी इसी अंदाज में मांगो कि इस तकलीफ का अजाला हो सके। तुम जैसे कहो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। इसे यहाँ से निकलने की बेचैनी थी, इसलिए जल्दी से बोल पड़ी, अगर यही बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें खोल देता हूँ। वो यकदम इसकी बात मान गया और झुककर अपने ट्राउजर का दायां पांचा उल्टे हुए पिंडली के साथ बंधा हुआ एक खंजर खींचकर अपने हाथ में लिया। तेज धार वाले खंजर को देखकर शहनी की गिगी बन गई। वासिफ आज इससे जिस अंदाज में पेश आया था वो कुछ नहीं कह सकती थी कि वह खंजर को किस अंदाज में इस्तेमाल करे, लेकिन हैर गुजरी और वासिफ ने खंजर से महज इसकी बंदिशें ही काटी। मुझे वॉशरूम जाना है,
कुछ देर अपने पैरों को हरकत देकर और बंदिशों वाले मकामात को सहला कर इसके खून की गर्दिश रवां हुई तो इसने अपने फितरी ज़रूरत का इजहार किया जिसने इसे बहुत देर से बेचैन कर रखा था। ठीक है चली जाओ, लेकिन अंदर से दरवाज़ा लॉक न करना, इसने गोया इस पर एहसान जताते हुए इजाज़त दी। शहनीला ताबेदारी से सर हिलाती मुल्हिका बाथरूम की जानिब बढ़ गई। इसने मुस्तद दौरानिये में गौर किया कि वो इस जगह से निजात हासिल करने के लिए क्या कर सकते, लेकिन इसे वासिफ की खुशामद के सिवा कोई दूसरा रास्ता दिखाई ना दिया। फरागत के बाद हाथ धोते हुए इसने बाथरूम की दीवार पर लगे बड़े से आईने में अपना अक्स देखा। कल शब वो भरपूर सज धज कर इस घर में जाहिर हुई थी और अब पूरी तरह उजड़ी हुई दिखाई दे रही थी। इसने पानी के छपाके मारकर अपने चेहरे पर निशानात मिटाने की कोशिश की, लेकिन फिर इसे उजलत में बाहर आना पड़ा। वासिफ इसे मुसलसल आवाजें दे रहा था। इतनी देर लगा दी, इसकी जरूरत पर नजर पड़ते ही वो खफा हुआ। सॉरी, इसे किसी भी वजाहत के मामले में माफी मांग लेना ही मुनासिब लगा। तो फिर तैयार हो जाओ माफी मांगने के लिए। वो भी बहस में पड़े बगैर ही मुखातिब हुआ। हाँ, इसने वासिफ की आंखों में नाश्ती वहशत को देखा और जी कड़ा करके अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। मेरे कदमों में झुककर पहले मेरे पैरों को हाथ लगाओ, फिर मेरे जूतों को अपनी जुबान से चाट कर मुझसे माफी मांगो। इसने कुर्सी पर बैठते हुए अपनी टांगे सामने रुख पर फैला दी और हुक्म जारी किया। इस हुक्म पर शहनीला शशदर रह गई। इसके पैरों में मौजूद जूतों को देखा, जूते बुरी तरह हाकलुदा हो रहे थे। सोच क्या रही हो, जल्दी करो। इसे अपनी जगह साकित खड़ा देखकर वासिफ गुर्राया। ये मैं कैसे कर सकती हूँ वासिफ? तुम एक इंसान को इस तरह अपने जूते चाटने पर मजबूर नहीं कर सकते। माफी मंगवाने के इतने जिल्लत भरे तरीके पर वो खौफ के बावजूद इतराज किए बगैर ना रह सकी। तुम्हें ये करना होगा। वो दाड़ता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ तो शहनीला बेख्तियार अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गई। खिलाफ तवक्को वो इसके करीब नहीं आया था और अपनी जेब से एक मुस्ततील सा डब्बा निकालकर इसमें नस्ब एक बटन दबाया। डब्बे से अगले सिरे से बहुत छोटा सा धाती गोला सा निकला और शहनीला के जिस्म में टकराया। गोला एक लंबे तार से जुड़ा हुआ था। जैसे ही इसने शहनीला के जिस्म को छुआ, इसे जोरदार भड़की झटका लगा और जिस्म ज़लज़लों की ज़द में आ गया। इसे लगा 30 से 40 सेकंड पर मुश्तमिल इस बरकी झटके ने इसके रगों से सारा खून हुश कर दिया है। इसके हवास बहाल होने में कुछ वक्त लगा। जब तक तुम्हारी जुबान मेरे जूतों को नहीं छुएगी, ये गोला तुम्हारे नाजुक बदन को छूता रहेगा। हर बार दौरानिया पहले से ज्यादा होगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम सिर्फ तकलीफ उठाओगी। वासिफ ने बटन दबाकर गोले को वापस खींचते हुए इसे बेरहमी से आइंदा के बारे में आगाह कर दिया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो वासिफ? तुम इसे मोहब्बत करते थे। वो इसे रो रो कर मोहब्बत याद दिलाने लगी, जो शायद कभी थी ही नहीं। मेरी मोहब्बत की इंसल्ट करके तुमने अपने लिए सब कुछ खुद मंतखब किया है। मेरे बताए गए तरीके से माफी मांग लो, हो सकता है माफी के साथ खोई हुई मोहब्बत भी दोबारा मिल जाए। मगर इसने चाहा कि वासिफ की पेशकश पर कोई एतराज करके देखें, लेकिन इसकी उंगलियों को दोबारा इस बटन की तरफ जाते देखा रुकी और चारों नाचार घुटनों के बल झुकते हुए वासिफ के जूतों को छुआ। जुबान से छुआ जूते मेरे। वो ना सिर्फ चिल्लाया बल्कि इसके बालों को भी अपनी मुट्ठी में जकड़कर इसका सर इस हद तक झुका दिया कि शहनी का चेहरा इसके जूतों को छूने लगा। बोलो कि तुम अपनी इस हरकत से माफी मांगते हो। बोलो कि तुम अपनी इस हरकत की माफी मांगती हो, फिर जुबान से मेरे जूतों को चाटो। वो इसके बालों को इतना जोर से झटके दे रहा था कि इसे खोपड़ी में अपना दिमाग हिलता हुआ महसूस हो रहा था। इसे पता भी ना चला कि कब इसकी जुबान मुंह से बाहर निकली और वासिफ के जूतों को छुआ। चमड़े की बू के साथ साथ मिट्टी का जायका इसकी जुबान पर फिसलता चला गया। इसे ये सिर्फ मिट्टी का जायका नहीं लगा, इससे लगा कि ये खून और दीगर गलाजत पर मुश्तमिल वो मशरूब है जिसे दोज़खियों को पिलाने का वादा किया गया है। दोज़ख नाफरमानों के लिए होती है और वो भी अल्लाह की बनाई हुई हदूद को तोड़ने के नतीजे में दोज़ख में पहुंच चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि दीगर लोग मरकर दोज़ख में जाते थे और वो जीते जी दोज़ख में पहुंच चुकी थी। पूरी जुबान बाहर निकालकर चाट। अगर मुझे अपने जूतों पर एक गर्द कट जर्रा भी दिखाई दिया तो मैं तेरी इस नाकारा जुबान को काट कर फेंक दूंगा। वासिफ ने इसके बालों को एक और झटका देकर हुक्म सादिर किया और थोड़ी देर बाद जब ये इत्मीनान हो गया कि वो सारा काम इसकी हिदायत के मुताबिक अंजाम दे चुकी है तो यकदम ही पैंतरा बदलते हुए इसके बाजू पकड़कर नरमी से इसे अपनी तरफ खींच लिया। अब वो इसकी आगोश में गिरी इसके बोसों की जद में थी। ये बोसे तेजाब की बूंदों की तरह इसके अंदरून को जला रहे थे, लेकिन तकलीफ का इजहार करने के लिए चीखना इसके बस में नहीं था। वो शायद किसी बेजान गुड़िया की तरह इस शख्स के रहमो करम पर थी जिसे शायद रहम के मानी भी मालूम नहीं थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ हनी, और चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद से बिना रोक टोक प्यार करने दो। अपनी हवसज़दा मोहब्बत के अमली इजहार के दौरान इसने कहीं इसके कानों में सरगोशी की और इस सरगोशी का नतीजा था कि वो इस रात भी हॉस्टल वापस नहीं जा सकी और वासिफ के जुनून का निशाना बनती रही। मेरी नौकरी चली जाएगी यार, चली ही जानी है। क्या बकवास कर रहा है? मेरे बीवी बच्चों को भूखा मरवाएगा क्या? वो चिल्लाया। और जो तुम लोगों की नाअहली से इस कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है उसका क्या? दूसरी तरफ से इतने ही इत्मीनान से जवाब है, तुम मेरा दोस्त है या दुश्मन? दोस्त हूँ जो एक काल पर दौड़ा आया हूँ, वरना कौन शरीफ आदमी पुलिस वालों से मिलने आता है? माहौल छोड़ यार और मेरी मदद कर। मुझे सख्ती से आर्डर है कि इस मारिया की बच्ची के मामूलात पर गहरी नजर रखो, लेकिन वो मुझे कोई बहुत ऊंची शय लगती है। मैं अच्छा भला इसे फॉलो कर रहा होता हूँ कि अचानक किसी छलावे की तरह गायब हो जाती है। वो जलाल था, कामरान का मातहत, जो अपने एक सहाफ़ी दोस्त के सामने अपना रोना रो रहा था। अकमल नामी इसका ये दोस्त एक ऐसे अखबार से मुंसलिक था जो अपनी सहाफ़त के लिए बहुत मशहूर था और इस अखबार के जरिए अवामुन नास तक चटपटी खबरें बाकायदा
पहुंचती रहती थी। जाहिर है कि वो जानती है कि तू उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सब होता है। अकमल के लिए नतीजा अर्ज करना मुश्किल नहीं था। अब मेरे पास कोई सलमानी चादर या टोपी तो है नहीं कि अपने इस 5 फुट 9 इंच के वजूद को छुपा सकूं, ना ही वो अंधी है कि इतने दिन से अपने पीछे मौजूद बंदे की खबर ना हो। जलाल बहुत चिल्लाया हुआ था। निगरानी के लिए ये कबले मसीह के तरीके इख्तियार करोगे तो ऐसे ही नतीजे निकलेंगे ना। खुद को थोड़ा अपडेट कर दो मेरे यार। मैं कोई बॉलीवुड की फिल्म का हीरो नहीं हूँ कि मेरे पास जदीद आलात, गाड़ियों और हथियारों की रेल पेल हो। बस ले दे के एक सर्विस रिवाल्वर और ये फटफटी है जिसका पेट्रोल पूरा करने के लिए भी अपनी वर्दी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जलाल ने अपनी मजलूमियत का रोना रोया। अच्छा, रोना धोना बंद कर, मेरा हिस्सा पक्का कर दिया है तो बस अब बेफिक्र हो जा और समझ तेरा काम हो गया है। चल अब इस डील के पक्का होने की खुशी में मुझे जरा अच्छा सा डिनर करा। इसने दोस्ताना बेतकल्फी में जलाल के शाने पर हाथ मारते हुए फरमाइश की तो इसने गुस्से से इसे घूरा। ऐसे जालिम नजरों से ना घूर यार, तुझे क्या पता एक पुलिस वाला जो कि सारी दुनिया की जेबें डिली करवाता है, जब इसकी जेब डिली करवाने का मौका मिले तो कितना मजा आता है। जलाल की घूरती हुई नजरों की परवाह ना लाते हुए इसने एक जोरदार कहका लगाया। चारों ना चार जलाल को भी इसका साथ देना पड़ा। रात बहुत बीत गई थी लेकिन ताबिंदा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बिस्तर पर चित लेटी हुई थी और छत को घूरे जा रही थी। छत जिस पर किसी जमाने से सफेदी की गई थी अब मटियाले रंग की हो चुकी थी। दीवारों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो कई बरस से इस फ्लैट में अपनी मां के साथ रहती थी और इतने बरसों में सिर्फ एक बार मालिक मकान के मुतालबे पर किराया बढ़ा सकी थी। बाकी हर बार इसके पास मां की बीमारी और आमदनी से ज़ायद अखराजात को जवाब बनाकर मदद कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। तभी मां की गुनूदगी भरी आवाज़ इसे अपने ख्यालात से निकालकर इसकी तरफ मुतवज्जह करने लगी। जी अम्मी, वो तेज से उठ के करीब आ गई। पानी पिला दे बेटा, हल खुश हो रहा है। उन्होंने इससे मुतालबा किया तो उसने वहीं सरहाने पर से बोतल में पानी उंडेला और इन्हें सहारा देकर पिलाया। जीती रहो बेटा, अल्लाह तेरे नसीब खोले। पानी पीकर उन्होंने हसरतज़दा लहजे में दुआ दी। वो 30 से ऊपर औस से भी कम दर्जे की शक्लो सूरत की मालिक तलाक याफ्ता बेटी के लिए इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब से तकरीबन 12 साल पहले बाप की ज़िंदगी में ताबिंदा की शादी हुई थी। कम उम्री में आम शक्लो सूरत की लड़की भी गनीमत लगती है। सरकारी अस्पताल में नर्स की मुलाजमत इसकी एक अजाफी खूबी थी जिसकी बुनियाद पर इसके ताया अब्बू ने अपने भाई पर एहसान जताते हुए इसे बहू बनाने पर रजामंद हो गए। शादी से इन्हें खुशी मिली या नहीं, इससे हटकर ये इत्मीनान काफ़ी था कि इसका घर बस गया है। मियाँ के नखरों, ताई के तानों और मुलाजमत के साथ साथ घर के कामों के बोझ को इसने हर लड़की की तरह किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। लेकिन जब इसका पहला बच्चा ज़ाया हुआ और डॉक्टर ने बताया कि वो अंदरूनी खराबी पैदा होने के बायस आइंदा कभी मां नहीं बन सकेगी तो इसके ससुराल वाले तकदीर के लिखे को कबूल न कर सके और वो अपने माथे पर तलाक याफ्ता का ठप्पा लगाकर अपने माँ बाप की दहलीज पर वापस आ गए। अब इस बात का हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं था कि इसके बाप की उम्र ही इतनी लिखी थी या वो इसके उजड़ने का गम ही नहीं सह सका जो इसके तलाक के महज 3 माह बाद ही दुनिया से मुंह मोड़ गया। माँ दोहरे सदमे से परेशान बीमार रहने लगी। वो अपने आप में शर्मिंदा ऐसी डिप्रेशन का शिकार हुई कि हार्मोन्स की तब्दीली से इसका वजन एकदम भी बहुत बढ़ गया। तलाक याफ्ता और कम सूरत औरत बद्दी भी हो जाए तो इसकी दूसरी शादी के इम्कान तकरीबन मादूम हो जाते हैं। इसके साथ भी यही हुआ। शुरू में अम्मी ने भी कोशिश की कि इसे किसी ठिकाने लगा सके लेकिन पे दर पे नाकामी और फिर माली मसाइल ने इन्हें खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। जब तक गुजारा हो रहा था ताबिंदा मुतमईन थी। इसने अपने जज्बात को मारकर इस रोकी फीकी जिंदगी से समझौता कर लिया था लेकिन जिंदगी को भी इसका कुछ और इम्तिहान लेना मकसूद था। अचानक ही माँ को कैंसर हो गया और सरकारी अस्पताल में मुलाजमत करती थी। थोड़े बहुत ताल्लुकात थे लेकिन इलाज के मायार और रफ्तार दोनों ही से मुतमईन न थी। इसकी ख्वाहिश थी कि माँ का किसी बड़े निजी इदारे में अच्छा इलाज करवा सके लेकिन निजी अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त करने की सकत नहीं थी। अपने इस मसले को वो सोशल मीडिया पर भी डिस्कस कर चुकी थी जहाँ से इसे दुआओं और ज़बानी हमदर्दी के अलावा कुछ नहीं मिला था। लेकिन फिर अचानक एक वाक़या पेश आ गया। किसी अजनबी ने इसके इनबॉक्स में रब्ता किया था और इससे पेशकश की कि इससे इसकी माँ के इलाज के मुतल्लिक ताउन किया जा सकता है अगर वो भी जवाबी ताउन के लिए तैयार हो। कुछ अरसे तक इस अजनबी से इस मामले पर गुफ्तगू चलती रही। अजनबी ने इसे यकीन दिलाया कि वो इससे कोई ऐसा काम नहीं लेगा जो इसके लिए नामुमकिन ना हो। खैर सगाली के इजहार में इसने एक 6 हिस्सों पर मुश्तमिल रकम भी इसके अकाउंट में मुंतकिल कर दी। रकम की मुंतकिली के बाद ताबिंदा हासी नरम पड़ गई। इसने वालिदा का इलाज एक अच्छे अस्पताल में कराना शुरू कर दिया और खराजात की तफसील लेने के बाद इस अजनबी को भी आगाह कर दिया। दूसरी तरफ से इसे तसल्ली थी कि वो इलाज शुरू करवा दे, मतलूबा रकम वक्तन फवक्तन इसे मुहैया की जाती रहेगी। ताबिंदा इतनी नादान नहीं थी कि इस बात को समझ ना पाती कि इतनी बड़ी रकम के एवज इससे जो भी काम लिया जाएगा वो यकीनी तौर पर गैर कानूनी होगा। वो बस इस गैर कानूनी काम की नोयत का तयन नहीं कर पा रही थी और फुर्सत के लम्हात में गैर इरादी तौर पर इसके बारे में सोचती रहती। रात के पहर भी वो यही काम कर रही थी। काम कैसा ही क्यों ना हो, मैं अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूर करूँगी। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं। मैं अपने इस वाहिद रिश्ते को बचाने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार हूँ। बहुत सोच लेने के बाद इसने ये हतमी फैसला किया और करवट बदल कर सोने के लिए आंखें मूंद ली।